जी, और एक ब्रेकिंग खबर ये आई है कि तिल अबीब में फिलिस्तीनी जो है वो घुस गए, दाखिल हो गए और उन्होंने वहाँ गोलीबारी की है और 8 लोगों की वहाँ 8 इजरायलियों की वहाँ पे मौत हो गई जी है। हाँ, जी ये हाँ, जी हाँ। ये अपडेट आई नहीं, है और और ऐसा लग रहा है कि जो बातचीत हो रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि उधर हिजबुल्लाह दाखिल हो जाए, इधर हमास जो है दाखिल हो जाए और जो हौती भी बड़े पैमाने पे वो चल चुके हैं जैसी खबरें आ रही हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि इस तरह से ये लोग अंदर दाखिल हो जाएं, क्योंकि जो एयर स्ट्राइक हो रही, मरना तो है ही है, उनको ये लगे कि साहब जब मरना ही है तो दाखिल होकर के मरे। तो अगर अंदर ये दाखिल हो गए तब जवाब साहब क्या सिचुएशन होगी। और नंबर एक, नंबर दो की नेतन्याहू ने जिस तरह से यूएनओ को एक बार फिर चैलेंज किया है, जो सेक्रेटरी जनरल है उनको जो धमकी दी है और ये कहा है कि देश में आप घुस नहीं सकते, इस तरीके के, मतलब ये क्या है, क्या ये किस तरह से इस चीज को देखा जाएगा। और मैं यहाँ पे चूंकि 1 घंटा से ज्यादा हो गया, रुमान हाशमी साहब की सेहत भी ठीक नहीं, वो हमारी गुजारिश जी पे आए, जी 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 लेकिन अगर वो जी। बैठना चाहे तो ठीक है, क्योंकि बहुत हाँ? सारे लोग कह रहे नहीं, हैं कि मुझे फाइनल बढ़ा है मैं तो आप चाहूंगा, मैं खत्म न माजूर कीजिए। चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि मुझे आप जो है आज, मैं काफी दिन के बाद चैनल पे बैठा हूँ आज जी दोपहर जी में, जी जी जी, नहीं तो नहीं, बहुत एनडीटीवी पे, शुक्रिया। एनडीटीवी पे था और फिर आप पे आया मैं। हाँ, ये तो गजब जी हुआ है, ये पहली बार हिस्ट्री ऐसा हुआ है कि यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल को पर्सोना नॉन ग्राटा, वांछित जी व्यक्ति डिक्लेयर किया है इसराइल ने। देखिए विश्व की जी जी बेईमानी और उसकी बेशर्मी, यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल को पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर किया है और खामोश बैठा है व्हाइट हाउस इस मामले को हाँ। लेकर के, और यूरोप, हम्म, ब्रिटेन हम्म, ये हम्म, खामोश बैठा हुआ है। इनका दोहरा हम्म, कैरेक्टर है, ये गुलाम है ज़ियोनिस्ट लॉबी के शुरू से। जब यहाँ पे इंडिया पे भी रूल कर रहे थे तो एक से एक गवर्नर जनरल जिन्हें हम अंग्रेज समझते थे, वो यहूदी यहूदी ज्यूस थे जो यहाँ पे आए जी। और यहाँ पे कत्ल वारत गिरी किया नहीं, इसी पे आज हम 1857 वगैरह में बात भी। करेंगे अभी चले, जवाब साहब मैं से। मुझे मैं अब नहीं नहीं, इजाजत लूंगा मुमताज भाई। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रुमान हाशमी साहब, और ठीक फिर है, लेकिन आप ये वादा करके आप जाएं दोनों कि मेहमानों का जब भी, भी मौका होगा, आप दोनों नहीं नहीं, वादा आप करके दोनों की जाइए कि जब गुफ्तगू भी सुना मौका और होगा। मेरे काफी कुछ इल्म में मेरे इजाफा हुआ। शुक्रिया बहुत बहुत। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। रुमान हाशमी साहब, तो ये रुमान हाशमी साहब थे जो हमसे जुड़े थे। सैयद जवाद साहब, वाकई जिस तरह से नितिन याहू ने यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनको जिस तरह से टारगेट किया, हाँ, क्या लग रहा है और पूरा मतलब ये चल क्या रहा है, मतलब है क्या ये इजराइल जो है ये या नितिन याहू, क्या ये इन पे कोई हाथ नहीं डाल सकता? नहीं, वो इसलिए नहीं डाल सकता क्योंकि यहूद के जो पंजे हैं वो अमेरिका के अंदर 1492 के अंदर ही डाल दिए गए, अमेरिका की खोज के वक्त ही डाल दिए गए। और ये जो यहूदियों की एक मूवमेंट कहलाती है, ज़ायनिस्ट मूवमेंट, इनका जो सर्वे सर्वा था वो था हरजाल, उसने ये स्टार्ट करी थी। और बड़ी, मतलब आप सोचिए आकर के कि यहूदी तो रह रहे थे उसमें, एक मिनट कई फजील, यहूदी जो थे जी। एक मिनट फजील भाई, आप बैठेंगे ना, लोग कह रहे हैं कि अगर पैनल अच्छा था थोड़ा सा इसको बढ़ा दीजिए, तो आप रुक जाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, हमको तो नींद आ थोड़ा, रही, थोड़ी चलिए कोई देर बात और कर लेते, थोड़ी देर। नहीं। ठीक जी जी, जी, जवाब साहब। तो जो तो ये ज़ायनिस्ट मूवमेंट जो है, वो मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ अरबों से यहां लड़ने के लिए आई है, दूसरा कोई मकसद नहीं उनका। ना उनका वो शहर है जो जबरदस्ती इजराइल लिया गया, वो खुद जानते हैं उनका शहर नहीं है, क्योंकि यहूदियों के अंदर भी जिनका जिक्र है कि बनी इसराइल है, वो खुद जानते हैं, जिनको आपने देखा होगा, वो इन लोग में भी अलग अलग लोग हैं जो एक्चुअल अपने आप को बनी इसराइल कहते हैं। वो अगर आप देखेंगे तो वो लंबी सी हैट लगाएंगे, दाढ़ी रखेंगे, उनकी जुल्फे होती हैं, और वो जो है अपनी तौरा को पढ़ते हैं, जोर जोर से पढ़ते हैं वेलिंग वॉल पे जाकर के। ये जो जायनिस्ट मूवमेंट है जिसको स्टार्ट करा था हरजाल ने, और ये जानबूझ करके निकाली गई थी, ये एक्चुअल में यहूदी है भी नहीं। एक तेल अवीव के बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, उन्होंने तो बाकायदा, वो खुद यहूदी हैं, उन्होंने किताब भी लिखी है इसके ऊपर बाकायदा। उस किताब का नाम बता दूं, द इन्वेंशन ऑफ द ज्यूस पीपल। वो खुद ज्यूज हैं, अपने आप को बनी इसराइल कहते हैं, लेकिन इनसे अपने आप को अलग करते हैं क्योंकि ये रंग के आधार पर भेद करते हैं। इनको आपने देखा होगा, इनकी आंखें जो होती हैं वो हल्की सी ब्लूइश कलर की होती हैं, बाल जो है इनके हल्के से थोड़े से रेडिश कलर के होते हैं, व्हाइट
जो होते हैं, चीजें होते हैं। तो ये जो कौम है ना, ये यहूदी वो कहते हैं है ही नहीं, ये ज़ायनिस्ट हैं। ये फित्तीन लोग थे और ये रहने वाले जो थे वो एक कैस्पियन एक जगह है, वहां एक कबीला हुआ करता, उसके पास के रहने वाले लोग थे। और इनके ऊपर जिस वक्त जोर डाला गया, लड़ाई हुई ईसाइयों और मुसलमानों के बीच, तो उसमें ये कबीला जब हाथ में आया तो एक तरफ ईसाई थे, वो चाह रहे थे कि ये इधर हमारी तरफ आ जाए, और मुसलमान जो थे वो चाह रहे थे कि ये हमारी तरफ आ जाए, पूरे कैस्पियन के आसपास के जो पूरे कबीले थे। तो जाकर के ये इन्होंने यहूदी धर्म जो है वो अपना लिया। लेकिन ये फित्तीन बहुत थे उस वक्त भी, बेइंतहा फित्तीन, जंग के अंदर भी फित्तीन, ऐसी ऐसी चीजों को उपयोग करना, चाहे अपने घर के अंदर फीमेल्स हो गई या चीजें हो गई, उनके जरिए से काम करवाना हो, चाहे लॉबिंग करना हो, चीजें करना हो, ये इस तरीके के लोग थे। ये जूइश थे भी नहीं। तो जब ये कन्वर्टेड हुए हैं, ये मूवमेंट लेकर के आए हैं, तो इनके अंदर इनको सबसे ज्यादा अगर किसी ने तंग करा तो वो क्रिश्चियन ने तंग करा, और क्रिश्चियन लोगों ने ही इनको जो है दबाया, कुचला, मारा है, कत्ल गारत इनके साथ करी है। और जिस चर्च का नाम बता रहे थे, उस चर्च की खास बात यह है कि जो क्रिश्चियन मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को जब नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक स्लेब पे चढ़ाया गया, तमाम चीजें हुई, जो उसका फर्श रखा गया था, वो वही जगह है। और जो वाइलिंग बॉल है जिस पर यहूदी रहते हैं, उसकी बैक साइड लगती है जाकर के उस पूरे चर्च की, जाकर उसकी क्रिश्चियन के बीच है। तो क्रिश्चियन का ये मानना है कि यहाँ पर इन्होंने ईसा इस्लाम को जो है परेशान किया, सूली पे भी चढ़ाया, स्लेब पे भी चढ़ाया, तमाम चीजें, और बहुत से लोगों का है कि उठा लिया, वो इस चीज का अपना बना। तो इन्होंने यूरोप की कंट्रीज से इनको पूरा बाहर निकाला कि वापस जाओ, तुम्हारी एक्चुअल रहने की जगह कहाँ है, तुम्हारी तो रहने की जगह वहां पर थी, इजिप्ट के अंदर थी, जो दरियाए नील और दरियाए फुरात का इलाका था, वहां कहीं कहीं जगह रहते थे। लेकिन हालांकि यहूदियों में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं। ये ज़ायनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ अरजाल के दौर, और बाकायदा इनके ऊपर कत्ल गारत होती थी, जुल्म ज़्यादती होती तमाम। इसमें बाकायदा एक मुआहदा हुआ, वो मुआहदा लगभग हुआ 1698 में कैथोलिक चर्च के अंदर जाकर के जो है इसमें एशकेनाज़ी जूस के बीच समझौता हुआ कि ये अब जो लड़ाई लड़ेंगे वो मजहब के हिसाब से लड़ेंगे, और एक नई सिविलाइजेशन को जन्म दिया गया। उसको कहते हैं मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन, 1917 के अंदर लेकर के गया। और सिविलाइजेशन के अंदर बाकायदा इनको जो है वो खंजीर का गोश्त खाना, शराब पीना, और हफ्ते के दिन जो है इनको एक दिन जो है दुकान खोलने का, वरना ये तो इनकी जिंदगी बिल्कुल वीरान थी, पड़ी हुई चीजें थी। तो इस तरीके की चीजें दी गई। और फिर इनको जो है ये जो है इजराइल के अंदर जो होली लैंड का कॉन्सेप्ट है वो दिया गया अरबों के बीच, क्योंकि अरबों की हुकूमत, मतलब उस वक्त मुसलमानों की हुकूमत पूरी उसमें थे, 22 लाख मील मुरब्बा पे हुकूमत होती थी, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण से उठा करके आप देखिए कि कहाँ कहाँ फैली हुई थी हुकूमत, और एक ही खिलाफत से ही चलती थी। उस खिलाफत का खमियाजा ये हुआ जिसमें जो है गांधी जी भी मूवमेंट में है, खिलाफत मूवमेंट वो बड़ा इंडिया की हिस्ट्री के अंदर देता है तमाम तरीके, और उसके बाद जो उसका तहस नहस करा गया इसी के अंदर, इसी ज़ायनिस्ट मूवमेंट के द्वारा। वो जो अभी सही कह कर आ करके कि बहुत से यहूदी इंडिया के अंदर भी रहा करते थे और आज भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, है बहुत से। फिर उसके बाद आप देखेंगे अभी कुछ तुर्की के अंदर रहते हैं, कुछ उसके अंदर रहते हैं, तमाम जगह। तो अब इनका एक निकाती एजेंडा जो है कि वॉर को किसी ना किसी सूरत से एक्सकेलेट करना। जो हैवी इन्वेस्टमेंट है जिसका मैंने आपको बताया, चाहे वर्ल्ड बैंक हो गई, चाहे IMF हो गई, इसके अंदर जो कंट्रोल है पैसे का, जो मनी का, जो इकोनॉमी का कंट्रोल है, वो 3 चीजों पे इनका कंट्रोल था। और इनके 3 निकाती एजेंडों में से ये था, सबसे पहले जो इनका जो हरजाल था उसने 3 चीजें रखी। उसमें पहला था कि बैंकिंग सिस्टम, जो सूद का सिस्टम है उसको इंटरनेशनली प्रमोट करना। पहले ऐसा कोई सिस्टम था नहीं था बैंकिंग का, कोई इस तरीके के निजाम पर चीजें नहीं थी। और उसके अंदर दूसरा उनका टारगेट था मीडिया, प्रेस, उसको जो है कंट्रोल करना, किसी भी सूरत से जो है अफवाह फैलाना। कि अभी आप देखते हैं कि शेयर मार्केट जब ऊपर नीचे चढ़ता है, बैंकिंग के अंदर कोई ना कोई एक अफवाह आ जाती है, धड़ाम से जो है बैंकिंग सिस्टम जो है वो नीचे चला जाता है, शेयर मार्केट नीचे चली जाती है, ऊपर चली जाती है, फ्लैक्चुएट करती है, तमाम चीजें। तो वो प्रेस के माध्यम से कंट्रोल करना। तीसरा इनका था साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करना। आज जो लड़ाई है वो ईरान से इसलिए भी है क्योंकि ईरान जो है वो न्यूक्लियर पावर बनने जा रहा है, और उस न्यूक्लियर पावर बनने की कवायद जो है वो ईरान ने बहुत आगे कर दी है। इसीलिए कि मुसलमान कंट्रीज के अंदर
कहीं न्यूक्लियर पावर और डेवलप हो गई एक दो कंट्रीज ने तो हमारा तो खेल ही खत्म है। पाकिस्तान एक मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर पावर है, और तो मुझे लगता है कि किसी मुस्लिम कंट्रीज के पास जो है वो न्यूक्लियर पावर है, और वो वहां से बहुत दूर बैठा है। अगर मिडिल ईस्ट में किसी के पास भी न्यूक्लियर पावर आ गई, जो ईरान बनने की कोशिश कर रहा था, जो इराक बनने की कोशिश कर रहा था, तो उससे पहले नेस्त नाबूद कर दो। और अमेरिका ने पैक्ट इसी बात का कर रखा है कि अगर तुम्हारे पर कोई हमला करता है तो मैंने आपको परसों ही कहा था, आप देखिएगा 101% ईरान हमला करेगा। और ईरान के हमला करते ही ऑलरेडी इनके जंगी बेड़े जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो मूव कर रहे हैं तुर्की के अंदर। और आपको बता दूं, तुर्की 100% चपेट पे आने वाला है। ईरान अकेला नहीं जाएगा, ना इनका इरादा है कि ईरान को अकेले काउंटर करना, ये कर सकते हैं ईरान को काउंटर अकेले, कोई बड़ी बात नहीं। मसला इस वक्त तुर्की है, और तुर्की नाटो का अलायंस है, और तुर्की ने डायरेक्ट कहा है अगर कहीं हमला होता है तो डायरेक्ट तुर्की भी आएगा। एर्दोगान ने तो क्लियर बोल रखा है। तो मसला इस वक्त उनके लिए हिजबुल्लाह तो एक चुनौती बना हुआ है। वो जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में अभी कंट्रोल किसको नहीं कर रहा, तुर्की को नहीं कंट्रोल कर रहा है। उसके पास भी अपनी अफवाज है, और बहुत पहले तुर्की ने एक ऑपरेशन ऑलिव ग्रीन के नाम से स्टार्ट करा था, जिसके अंदर बहुत से तुर्की के जो आप देखेंगे आर्मेनिया अजरबैजान की जब अभी लड़ाई हो रही थी उसमें तुर्की ने बहुत बड़ा रोल प्ले करा था। वो पूरा जो है वॉर तुर्की के बिहाफ पे तुर्की ने अपने ड्रोन बना करके बहुत जबरदस्त तरीके से दिया, और उसके पास तो मेन जो है वो तुर्की रडार पर है, और साथ ही साथ ईरान है। ईरान से पहले तुर्की रडार पर रहेगा। ये आप भूल जाइए कि वॉर होगी। आने वाले वक्त में देख लीजिए कि ईरान को काउंटर करने के लिए तुर्की को काउंटर करने के लिए आपको सिर्फ एक ही महाज खोलना पड़ेगा। दांव दिखाया कुछ और जा रहा है, लगाया कुछ और जा रहा है। हम यहां पर आप ईरान का, लेबनान का जिक्र कर रहे हैं या गाजा का जिक्र कर रहे हैं, तुर्की को हम लोग भूल गए। नेक्स्ट टारगेट उनका साथ ही साथ तुर्की है, और तुर्की की जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है वो दोनों तरीके से जाकर के यूरोप को भी कंट्रोल करेगी, और इधर से आप देखेंगे मिडिल ईस्ट को जो है वो कंट्रोल करेगी, दोनों तरफ से। तो टारगेट इस वक्त ईरान से पहले तुर्की होगा, क्योंकि ईरान के ऊपर डायरेक्ट हमला ये नहीं करेंगे। अगर ये अपने फाइटर जेट भी उड़ाएंगे या लेकर के जिस तरीके से गाजा के अंदर ये ऑपरेशन कर आते थे, या आप देखेंगे जाकर के लेबनान के अंदर इन्होंने एयर स्ट्राइक कर दी, तुर्की के अंदर पॉसिबल नहीं है और ईरान के अंदर पॉसिबल नहीं है। तो पहले इनको समुद्र के अंदर तुर्की के ऊपर काउंटर करना। जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो अगर आप देखेंगे तुर्की की सीज के अंदर है। ये वॉर लंबी एक्सक्लेट करने जा रही है, और ज्यादा वक्त नहीं है, मुश्किल से 6-8 महीने में, और देखेंगे साल भर के अंदर पूरी अरब कंट्रीज को छोड़ करके ये तुर्की को हो गया, ईरान को हो गया, उसके बाद लेबनान को ले लीजिए, ये 3-4 जगह था, और पूरी नेटो की आवाज निकाल करके तुर्की को बाहर करेगी, और पूरी नेटो हमलावर होगी, पूरी शिद्दत से हमलावर होगी। और मिडिल ईस्ट को वो बार बार कह रहे हैं कि हमें मिडिल ईस्ट का नक्शा चेंज कर देना है, ये स्टेटमेंट बाकायदा उनका दिया, और अमेरिका पीछे कदम नहीं हटा सकता, क्योंकि बहुत बड़ा फाइनेंशियल बहुत सी चीजें उनकी वहां दबी हुई। और बार बार यहूदी, आपने देखा एक जो यहूदी जिसका मैंने जिक्र करा, जिनको बनी इस्राइल कहते हैं, वो हैट टोपी लगा के छोटी सी अपने, आपने देखा होगा, जाते हैं, जुल्फे लंबी रखते हैं, दाढ़ी रखते हैं, वो इनको मानते नहीं कि बनी इस्राइल है, यहूदी हैं, वो इनके बिल्कुल मुखालिफ हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं कि हमारे धर्म का कोई लेना देना नहीं है, हमारा मजहब इस चीज की इजाजत ही नहीं देता है। सड़कों पे एहतजाज हो रहा है इनके खिलाफ, अपने झंडे के खिलाफ उन्होंने एहतजाज दिया, तमाम वीडियोस मौजूद है कि हमारे धर्म को बदनाम मत करो इजरायली कह करके, या इजरायली हमारे ऊपर, आप यहूदियत का हमारे ऊपर टैग लगा करके हमको मत बेचो। वो अति राष्ट्रवादी की जो छवि है उसको जो है वो प्रमोट कर रहे हैं। बिल्कुल। और फदील अहमद साहब, जो बात सैयद जवाद साहब कह रहे हैं, और बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, हालांकि एक बयान सामने आया हसन नसरुल्लाह की शहादत पर हिजबुल्लाह के नए चीफ हाशिम सफीउद्दीन ने दिया बड़ा बयान, बोले इजरायली जायनिस्ट का जश्न ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। ये बिल्कुल अभी ये बयान सामने आया है जो
नए हिजबुल्लाह के चीफ है। और मैं